ये रॉ के एजेंट नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनका तो सौदा कर दिया। अना परस्ती तो सबसे ज्यादा इनके अंदर, अल्ताफ साहब के अंदर भरी हुई है। यहाँ की तकरीबन तमाम शाहराहों को गलियों में झाड़ू लगाई गई और ये सारा काम अपनी मदद आपके तहत हुआ। शहर वालों को मुबारक हो कि हमारे आने के बाद जो है वो किसी को 10 सालों के बाद सफाई करने का ख्याल आया। पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज की भी गर्मा गर्म खबर कराची के हवाले से, झाड़ू फिरना एक टर्म थी, पीर पगाड़ो साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तानी सियासत में। और आम तौर पर जब कोई फौजी कब्जा करने वाला होता था और सियासी लोगों की छुट्टी होने वाली होती थी तो वो कहते थे कि झाड़ू फिरने वाला है। कराची में बाकायदा झाड़ू फिर रहा है। वो एम के लोग हाथों में झाड़ू पकड़ के गलियों की सफाई भी कर रहे हैं और सियासी लोगों का भी झाड़ू फिर रहा है। एम से लोग उठ के मुस्तफ़ा कमाल के साथ शामिल भी हो रहे हैं। एक्चुअली होने क्या वाला है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है जो भी होगी कराची के अंदर आइंदा कुछ रोज़ के अंदर। एक तो स्टार्ट हो चुका है उसका, 2 लोग आए, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को पुकारा। वो लोग थे जो अल्ताफ़ हुसैन के करीब तरीन जाने जाते थे। मुस्तफ़ा कमाल को कहा जाता था कि अल्ताफ़ हुसैन की जगह लेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था पूरी जमात का, ये जो इनके सेक्टर इंचार्ज हैं वो सारे अनीस कायम खानी के कंट्रोल में थे। पहले वो 2 आए हैं, अब उनके साथ 3 शामिल होकर टोटल 5 हो चुके हैं। 23 मार्च तक जब इन्होंने अपनी पार्टी का ओवरऑल एक लाहेमल का ऐलान करना है, तब तक इम्कान यह है कि कुछ और MPs MNAs जो हैं वो इनके साथ शामिल हो चुके होंगे। इस्टेब्लिशमेंट की कहा जाता है इनको हमायत हासिल हो, यकीनन हासिल होगी। कराची के अंदर ऐसे काम करना उसके बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन इस हमायत के और सारा कुछ उनकी चाहत होने के बावजूद पिछले काफ़ी अरसों में ये काम हो नहीं पाया जो अब कराची में हो रहा है। एक तो MQM की पावर जो है, पावर बेस, वो लगता है कि कम हो गई है। वोटर तो उनको वोट डाल रहा है, लेकिन जितना वो कराची शहर को कंट्रोल कर लेते थे, काबू कर लेते थे, एक आवाज़ आती थी और शहर की दुकानें बंद हो जाती थी, वो सूरत हाल अब बदल गई। तो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाना चाह रहा है तो वो दिखा पाता है। आज 2 बड़ी डेवलपमेंट उसमें हुई, वसीम आफ्ताब और दूसरे उनके एक MP जो अजीज़ाबाद से ही जिनका ताल्लुक़ है, इफ्तिखार आलम, कहीं बाहर से भी नहीं, ख़ुद अजीज़ाबाद के MP हैं, वो वहीं से मुंतखब हुए हुए MP हैं। उन्होंने शमूलियत का भी ऐलान किया और अपनी सिंध असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान किया। ये हमारे पूरे प्रोग्राम का फोकस रहेगा। और एक सरफराज मर्चेंट साहब ने जो को एक्यूज़ है मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्होंने MQM वालों का साथ दिया। अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद अनवर साहब, तारिक मीर और वो 2 इंडियन नेशनल हैं, लतीफ़ जीवा और यासिन हाजी, उसके साथ खुद सरफराज मर्चेंट का नाम है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें एक पुलिस की रिपोर्ट है जो बरतानवी पुलिस की है और एक वेपन की लिस्ट है, वो भी वो कहते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके ऊपर चौधरी निसार ने FIA की कमेटी बना के वो हमारे प्रोग्राम में आकर उन तमाम चीज़ों का इकरार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। पुलिस ने जब मुझे बुलाया था तफ्तीश के लिए तो उसमें ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने मुझे दी थी। और तस्दीक बाकायदा ऑनर कर रहे हैं उस चीज़ की। FIA की कमेटी फॉर्म कर दी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, जिसमें वो कहते हैं कि JITs की जो रिपोर्ट्स हैं सिंध हुकूमत के पास, वो भी हासिल की जाएंगी। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिसमें यकीनन IB और ISI से और कराची में रेंजर से वो रिकॉर्ड हासिल करेंगे। अगर उसके नतीजे में ये साबित होता है या ये बात सामने आती है कि हमें इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन फॉर्म करना चाहिए, तो हम वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। और इसके अलावा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अगर बरतानवी पुलिस से लेनी है, क्योंकि ये सारा बरतानवी पुलिस का रिकॉर्ड है, तो वो भी कहते हैं कि हम उसकी तरफ भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि MQM के ऊपर आने वाले दिन जो हैं काफ़ी भारी साबित होंगे और बहुत ज़्यादा हम और देख सकते हैं कि लोग जो है तवक्को की जा सकती है कि ये सूरत हाल जैसे जैसे खुल के सामने आए तो और लोग भी पार्टी छोड़ने की तरफ माइल हमें नज़र आए। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमारे साथ हैं वसीम आफ्ताब साहब जिन्होंने आज मुस्तफ़ा कमाल की जमात को में शामिल होने का ऐलान किया। और इसके अलावा हमारे साथ होपफुली सरफराज मर्चेंट भी प्रोग्राम में शामिल हो पाएँ। इस वक्त वो कहते हैं मैं अपने वकील से मशवरा कर रहा हूँ, अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई और वकील से मशावरत कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है इसमें उन्होंने क्या बयान रिकॉर्ड करवाना है, वहाँ से बयान रिकॉर्ड करवाना है, यहाँ आकर करवाना है या पाकिस्तानी टीम को वहाँ बुलवाना है। क्योंकि कुछ रोज़ पहले तक एक उन्होंने MQM से मुंसलिक कौमी असम्बली के रुकन हैं संजय परवानी, उसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि इनडायरेक्टली मुझे धमकी मिली और ये बात भी उनके सामने पेश नज़र होगी। चौधरी निसार ने इस हवाले से आज एश्योरेंस ये दी है कि उनको मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो वसीम साहब से शुरू करते हैं पहले प्रोग्राम का आगाज़। वसीम साहब, आपने आज शमूलियत का ऐलान किया, ये कैसे मुमकिन हुआ उस शहर के अंदर जहाँ पर
अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ तो ऊंची आवाज़ में सांस लेना मुमकिन नहीं था। वहाँ आप लोग उठते हैं और 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारा कच्चा छट्टा भी खोलते हैं। ये चीज़ें हमें पता चली। जी वसीम साहब। जी बहुत शुक्रिया नदीम भाई, और सबसे पहले मैं आपको और तारिक साहब को अपनी जानिब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं 3 साल के बाद में कल में शायद आज आपसे मुझे बात करने का दोबारा मौका मिल रहा है। नदीम भाई देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आप जैसा कोना मच सहाफ़ी कराची के बारे में जब डिस्कस कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि अब MQM की वो ग्रिप नहीं रही। अभी हम क्या हैं ये इसको एक तरफ रखें। अभी तो मैं जो आपने कहा मैं उसी पर रखता हूँ। आपने कहा MQM की ग्रिप नहीं रही। MQM की ग्रिप नहीं रही तो क्यों नहीं रही? क्या और इन पिछले 2-3 सालों के अगर आप MQM के इवेंट उठाकर उनको देखें तो माजी में जो MQM के जलसे हुआ करते थे, जिसमें MQM क्लेम किया करती थी कि ये एशिया की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, MQM क्यों अपनी उस ताकत का मुजाहरा नहीं करे जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। और सबसे अहम मौका MQM के कारकुन के लिए, MQM से वाबस्ता अफराद के लिए वो वक्त था जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को बरतानिया में अरेस्ट कर लिया जाता है। होना ये चाहिए था कि जो कराची की और MQM की तारीख़ रही है, पूरा शहर बंद हो जाना चाहिए था, लोग घरों में महसूर हो जाते। और ऐसा जब ये इत्तला आई थी ऐसा हुआ भी था। मैं थोड़ा सा मुझे अर्ज़ कर लेने दें। मैं बता रहा हूँ। फिर MQM धरने पर चली जाती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि ना तो पब्लिक है और ना MQM है। धरने में 500 अफराद बैठे हैं, उनको भी हाथ पांव जोड़ के बिठाया जा रहा है। तो इसका मकसद ये है कि किसी ने नहीं किया, MQM ने खुद ये सब कुछ कर लिया। MQM को किसी दुश्मन की आज ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने लिए खुद काफ़ी है जो कुछ वो कर रही है, उसके जो सरबराह जो कुछ कर रहे हैं। हमने ये कुछ किया है, ये फिर थोड़ा सा रोशनी डालिए वसीम आफ्ताब साहब, क्या कर रहे थे मैं इस अरसे में जो पता चला जिसे पूरी पार्टी तबाह होगी, क्या किया ऐसा उन्होंने? भाई अगर आप पिछले 3 सालों को ही देख लें तो MQM की राब्ता कमेटी और MQM के जो भी लोग थे वो सुबह से शाम तक क्या कर रहे होते थे? वो सुबह से शाम तक फायर फाइटिंग उनकी ये होती थी कि भाई जो हमारे पार्टी के सरबराह ने ये बयान दे दिया है उसका मतलब यूँ नहीं है, आप देखें गलत ले रहे हैं, आप ऐसा कर लें। उसकी मैं एक बेहतरीन मिसाल आपको देता हूँ कि देखें 2012 के अंदर सियासत है, इसके अंदर ऐसे मकामात आते हैं कि जब आप अपने लोगों के लिए, शहर के लिए बेनिफिट ले सकते थे। हम जब पीपल्स पार्टी एक ऐसे मौके पर आ गई थी कि जब वो कराची के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दे सकती थी, कराची शहर के लिए बड़ी जॉब्स अनाउंस हो सकती थी, कराची के लियारिक मेगा प्रोजेक्ट K3 S4 मास ट्रांजिट, ये बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन एन उस वक्त जब हम इस पोजीशन में थे कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर MQM का बनना चाहिए था वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग काफ का हो गया, क्योंकि हमने एक दिन पहले हुकूमत से बाहर आ गए और फिर 3 दिन बाद फिर हम दोबारा चले जाते हैं और जो वजारत थी उससे भी कम में चले कराची की तरक्की के लिए सोचा, क्यों किया ऐसा उन्होंने? मैं वही बता रहा हूँ ना कि हम तो अपनी तरफ से एफर्ट हम भाई जिस आदमी के हाथ में हायर और फायर करने की अथॉरिटी है वो जब ये करना चाहेगा तो होगा ना। हम तो उसको ये सारे तो नहीं करना चाहेंगे। उनकी तो स्पोर्ट बेस कराची थी। मैं यही बात तो समझने से कासर हूँ कि उन तो कराची से ही तो वो लीडर हैं, तो कराची के लिए वो ये क्यों नहीं करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्यों नहीं करना चाहेंगे। देखिए अगर हमारे यहाँ या तीसरी दुनिया के ममालिक में अमूमन सियासत यही है कि लोगों के पास अगर आसानी आ जाएंगी तो शायद वो समझते हैं कि उनका वोटर, उनका सपोर्टर उनके पास से चला जाएगा, उनके जिंदाबाद, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग कम हो जाएंगे। तो दरअसल अगर हमारे शहर में डेवलपमेंट हो जाएगी, हमारे कारकुनान या आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, तो शायद ये उस इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हो, जिसके नाम पर हज़ारों लोग मर गए हो, लेकिन अगर उसके दिल में ये खौफ बैठ जाए कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरी जगह ले लेंगे, तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर इंसान अपना गला कटा के सामने रख देगा तो भी ये बोला जाएगा कि इसने गला सही नहीं कटवाया। तो जब ये सोच हो जाएगी तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब, ये जो कराची की डेवलपमेंट है ये इस तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही है, बहुत एक टर्मोइल है, और अगर इसको संभाला ना जाए, अगर अच्छे तरीके से ये ट्रांजिशन ना हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल सूरत हाल भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि MQM की ज़ाहिर एक तारीख़ है और कराची और हैदराबाद के हवाले से जो उनकी सियासत है इससे भी पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। वहाँ पे डोमिनेट करते रहे हैं और जो अभी
हमारे भाई MQM के अभी ये कह रहे हैं कि वाकई कराची की डेवलपमेंट या कराची के अंदर वो तब्दीलियाँ जिसका नारा लगाया गया या जिस मतवसत तबके की, मिडिल क्लास तबके की, जिस तरह MQM ने कहा कि हम तर्जुमानी करते हैं, सही मानो में फ़वाइद शायद आवाम को ना मिल सके, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें MQM की शनाख्त और पहचान एक मिलिटेंट विंग के हवाले से रही, वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत है। उसके साथ साथ हज़ारा लोगों से वोट लेके आते हैं, उस वोट के हवाले से ये भी बातें सुनने में आती हैं जी कि वो किस तरह लिए गए, कंट्रोल है, ग्रिप है, लेकिन बहरहाल वो एक जमहूरी पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब, जब आप कहते हैं कि एक मिलिटेंट विंग एक हकीकत है, तो वफाक की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है इसके ऊपर। मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ अदवार में सामने आती रही हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं। 2011 की जजमेंट, मैं मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई नई आपकी 5 सियासी जमातों का नाम था, इंक्लूडिंग नाजरीन की मालूमात में इजाफा नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट की बकायदा जजमेंट्स मौजूद हैं इस पे, लेकिन वहाँ वफाक की जिम्मेदारी आ जाती है ना। नहीं, बिल्कुल आती है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको उनके अपने एक इंटरनल मामले के ऊपर देख रहे हैं कि उनका अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन वो चीज़ें जो बयानात मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दिए या बिलखुसूस सरफराज मर्चेंट ने जो बयानात हैं उनके हवाले से वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला साहब ने जिस तरह अभी बताया कि FIA की कमेटी भी बना दी गई है, और इंशाल्लाह वज़ीर दाखिला की बनी हुई जो कमेटी होती है वो कमेटी नहीं होती कि जिसके आगे रिपोर्ट ना आए या उनकी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद ना हो। तो इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ और फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे वो ज़रूर हम सामने लेके आएंगे कौम के। बाकी मैं ये समझता हूँ कि हम इसको उनके अपने एक अंदरूनी मामले के ऊपर देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उनके जो जज्बात हैं वो लीडरशिप के हवाले से या जो उनके कंसर्न इंटरनल डिस्प्यूट तो शायद स्टेट के लिए इतना कंसर्न नहीं करे, लेकिन वो जो रॉ और इंडिया वाला कनेक्शन है वो काफ़ी संजीदा मामला है। बिल्कुल, आपने ये देखा होगा कि वफाकी हुकूमत ने इस पर कोई उस तरह रिएक्ट नहीं किया और सिर्फ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो किसी एक ख़ास सिमत में या ख़ास डायरेक्शन में नहीं चली। और आज वज़ीर दाखिला ने बड़ी एक अच्छी बात की जो निसार अली खान ने, कि मेरा जो मनसब है उसका तकाजा ये है कि मैं जो अगर MQM का कोई कसूर नहीं है या कोई गलती नहीं है और उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो मैं उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज से करूँ कि सिर्फ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के चौधरी निसार को खुद फरीक नहीं बना। इमरान इस्माइल साहब, आपकी जमात इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव है अभी भी, बल्कि चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रद्दअमल आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से जो तर्जमान ने दिया काफ़ी सख्त किस्म का दिया। आप ही चाहते हैं कल सुबह उठे और MQM के ऊपर पाबंदी आयद हो जाए, ऐसा क्यों है? बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो रॉ का मामला जो चल रहा है, बाकी चीज़ें तो छोड़ें नदीम साहब, वो तो एजेंसीज करती रहेंगी या पुलिस का काम है वो कर लेगी या जिस भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम होगा वो करेगी। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो रॉ वाला मामला है जिसके 2 MQM के लोगों ने, टॉप लीडरशिप के लोगों ने बयान दिया हुआ है स्कॉटलैंड यार्ड को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट कर ले। अगर वो उस रॉक से उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, वो क्लियर हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह कर पाकिस्तान में सियासत करते रहें, यहाँ पे अपनी पार्टी सलामत रखें और चलाते रहें जैसे मामला चलाने। ये इनका इंटरनल मामला है। हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या वो रॉ से पैसे लेते रहें। अगर ऐसा हुआ है तो इंतहाई ख़तरनाक मामला है। रॉ ज़ाहिर है पाकिस्तान की हमदर्द नहीं हो सकती। अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनका एजेंडा बड़ा ख़तरनाक होगा। वो इसलिए तो पैसे नहीं दे रहे होंगे कि आप कराची में 10,000 दरख्त लगा दें और सड़कें बना दें, इसलिए तो पैसे नहीं दिए होंगे। इमरान खान ने एक बयान दिया था कि मैं 2003 में इंडिया गया तो मुझे पता चला कि वो रॉ ने फंड करके उनके वो बैनर और झंडे लगवाए हैं। तो जो आज चौधरी निसार ने FIA वाली कमेटी बनाई है तो उसमें तो उन्होंने फिर सारे लोगों को कहा कि जिनके नॉलेज में चीज़ें हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अगर आपकी पार्टी के जो हेड हैं उनके नॉलेज में ऐसी चीज़ है तो उन्हें भी FIA को अपना बयान वहाँ जमा करवाना ज़रूर करा देंगे जी। FIA अगर समझती है कि वो जाके खान साहब से बयान ले लें, वो ज़रूर बयान देंगे। कोई झूठी बात तो है नहीं। एक बयान आपको भी देना पड़ेगा इमरान इस्माइल साहब। मुझे याद पड़ता है शायद आप और आरिफ अलवी साहब, आप दोनों ने, मेरे ख्याल है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, आरिफ अलवी साहब तो फॉर श्योर, आप भी मेरे ख्याल उसमें शामिल थे कि बरतानवी जो कॉन्सुलेट जनरल हैं कराची के अंदर, उनसे एक मुलाकात हुई तो वहाँ हम गए तो उन्होंने बताया कि अब से थोड़ी देर पहले MQM के कुछ लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि हम इतने हज़ार का पता नहीं क्या मजमा जमा कर देंगे, क्या कर देंगे। वो क्या कहानी थी? वो इस तरह हुआ था जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि जी MQM वालों से जो हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें ये कहा कि जी अगर हमारे पास इतने रकम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितनी रकम थी, इतनी रकम जमा हो जाए तो हम कराची को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विशेस। जैसे आप कहें, जहाँ कहें, जब कहें, हम बंद करने की ताकत रख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कॉन्सुलेट जनरल का नाम ज़हन में है आपको? इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं निकाल लूँगा, मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, मैं नोट्स बनाता हूँ। तो फिर गवाही आपको देनी पड़ेगी, देंगे गवाही इसके ऊपर इमरान इस्माइल? बिल्कुल दे दूँगा जी, बिल्कुल दे दूँगा।
और चौधरी निसार साहब फिर इमरान इस्माइल साहब से तो अभी गवाही इसी प्रोग्राम के बाद लीजिए। ये मेरे ख्याल में एक गवाह तो अभी मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे आप लोग अगर दावा कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो आपको बयान भी देना चाहिए। बात की है आज, उन्होंने कहा है कि जिसके पास भी अगर किसी तरह का कोई सबूत है तो वो जरूर कमेटी के सामने। सबूत नहीं है, देखें आप सबूत के पीछे न जाएं, सबूत नहीं है ये मेरा बयान कोई सबूत नहीं साबित होगा, कैसे करेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी ना। मैं तैयार हूँ, आपको स्टेटमेंट देनी मैं तैयार हूँ। ये बार बार सबूत की बात करें, मैं उस पर कह रहा हूँ। देखें स्टेटमेंट से मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये सबूत की जो बात करें तो मैं सबूत नहीं दे सकूंगा, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी है। लेकिन आपकी वो मीटिंग की टाइमिंग और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बरतानवी कॉन्सुलेट के रिकॉर्ड में होगा, वो तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, लॉग जरूर होगा। मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी भी थे और हमारे साथ मुझे याद आ रहा है कि शायद फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, हम 3 लोग गए थे, तो वो जरूर होगा मौजूद उनके लॉग बुक। तीसरे साहब कौन थे आपके साथ? मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब थे हमारे साथ। दुरुस्त है। आरिफ अलवी साहब ने ये बात मुझे बताई थी, इसलिए जी आरिफ अलवी साहब 100% थे, लीड कर रहे थे इसको हमारे। वसीम आफ्ताब साहब, आपने भी आज और मुस्तफ़ा कमाल ने भी पहले दिन जो रॉ कनेक्शन का जिक्र किया, यहाँ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपकी जमात है, आप उससे खफा होकर भी ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडर ओथ जैसे इमरान इस्माइल साहब को बयान देना चाहिए। यहाँ कल सुबह वसीम आफ्ताब को भी ऐसा ही एक बयान अंडर ओथ देना चाहिए। जब आपके नॉलेज में ये चीज़ें आई, एटलीस्ट वो चीज़ें आप बयान करिए अंडर ओथ कि ये 2012 में हमारे नॉलेज में ये चीज़ आई, जिसके बाद हम जमात से दूर हुए। आप देंगे ये बयान अंडर ओथ? नदीम मलिक भाई, मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में कितने कमीशन बने हैं और कितने कमीशनों की रिपोर्ट्स आई हैं और उन पर क्या एक्शन हुआ है? पहला सवाल तो मेरा अंडरमाइन मत करिए इसको। नहीं सर, मैं आपसे मुझे थोड़े से बड़ी इनायत होगी, थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दें। देखें, हमारे मुल्क में अगर ये रिवायत अभी तक बरकरार रहेगी कि यहाँ गरीब का बच्चा जुर्म करे तो उसके हाथ काट दो, उसका सर कलम कर दो, लेकिन कोई मुल्क को लूट के ले जाए तो उसके लिए एनआरओ हो जाए, नहीं मिलेंगे सबूत इसके। जैसे इमरान इस्माइल भाई मेरे कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर, और मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ और इनकी मासूमियत पे भी कुर्बान होने को दिल चाहता है कि जिसके पास जो भी सबूत है, भाई मतलब एक आम आदमी को तो आप बिल्कुल दीवार से लगा के भाई आप सबूत लेकर आएँ। आप रियासत हैं भाई, आप इस जमात के ऊपर 86 से 92 से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप ये उम्मीद रखते हैं कि बरतानिया इस केस का फैसला कर देगा? पाकिस्तान क्या इंडिया से बड़ा मुल्क है? पाकिस्तान वसीम आफ्ताब साहब उसकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले आप लोग अपनी जिम्मेदारी की बात करिए। मैं ओथ पे चला जाऊंगा। वसीम आफ्ताब सर मेरी अंडर ओथ बयान देंगे। अरे मेरी अर्ज सुन लेंगे तो एंड पे इसी पर ही आके करूंगा, आप बेफिक्र रहें। आपकी तशनगी दूर करूंगा बिल्कुल मैं, आप बेफिक्र रहें। आपकी तशनगी बिल्कुल दूर करूंगा मैं, ओथ पर ही आके खत्म करूंगा। इंडिया जैसा मुल्क है, पाकिस्तान के जो बरतानिया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे केस चलाएगा और फिट करेगा? नहीं करेगा। आप लिखवा लें मुझसे, नहीं होगा कभी भी। इसी तरह वो बिल्कुल बेकसूर बेगुनाह साबित हो जाएंगे वहाँ से। आपके पास जो भी कुछ है आप कीजिए इस मुल्क को बचाने के लिए, अगर आप सिंसियर हैं, वरना ये बात तय है कि इस मुल्क में सज़ाएं सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए हैं। आप एमक्यूएम के उस कारकुन को जो ये नहीं जानता कि उसके साथ धोखा हो गया, उसको तो फांसी चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो सब कुछ करने वाला है उसको आप ये कह के भाई नहीं, शक का फायदा दीजिए, भाई कुछ साबित नहीं हो रहा, आप बिल्कुल कर दीजिए। कौन फिर आपके बयान हल्फी खुदारा बयान हल्फी बयान आ रहा हूँ मैंने कहा आपकी तशनगी बड़ी आसानी से दूर करूंगा। आप मैं इसलिए आप मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे पहले वो स्टेटमेंट देंगे तो मैं ब्रेक लूंगा। इस मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कौम के माथे से इस रॉ के एजेंट होने का कलंक धोने के लिए मैं अपना खून सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप एक ओथ की बात करते हैं, 10 ओथ लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी कौम के साथ, इस शहर के साथ और पाकिस्तान के साथ इंसाफ कीजिए। इसका मतलब यह है कि आप FIA में वो बयान हल्फी जमा करवाएंगे? अरे किबला में इससे सादा साफ अल्फाज अगर कोई हैं तो वो मेरी आप मदद फरमा दीजिए, मैं वही दोहरा देता हूँ। मैंने कह दिया 10 ओथ देने के लिए तैयार हूं। जो है ना वो इतने बड़े होते हैं, मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन कहूँ कि पाकिस्तान आ जाए तो वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान में जान को खतरा है। तो आपने कहा पाकिस्तान के लिए मेरा खून भी हाजिर है, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि FIA में बयान देंगे कि नहीं देंगे। सर मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी थी। सर मेरे घर के लोग फांसी चढ़े हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आबा अजदाद जिनका मुझे नाम नहीं पता हो, मेरे अपने घर के लोग फांसी चढ़े हैं इस मुल्क को बनाने के लिए।
तो मुझसे मैं ये वो बात नहीं कह रहा हूँ कि खून दे दूंगा, खून दिया है मेरी नस्लों ने, मेरा आबा अजदाद ने खून दिया है इस मुल्क को बनाने के लिए। इसलिए मुझे दुख है कि जो मुझसे ये कहता है कि ये रॉ के एजेंट हैं, इसलिए मुझे दर्द होता है, इसलिए मैं अपनी कौम के बच्चों को बचाना चाहता हूँ कि वो रॉ के एजेंट नहीं हैं। खुदा रहा उनको गले लगाइए। जब आप मुल्क लूटने वालों को, मुल्क तोड़ने वाले को गले लगा रहे हैं, तो ये भी आपके बच्चे हैं, इनको भी प्यार, ये भी सीधे हो जाएंगे, ये भी उसी ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी इस नुक्ते पे, इसके बाद दोबारा आते हैं, एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। डॉक्टर तारिक साहब, वफाक के हवाले से जो आज जिम्मेदारी चौधरी निसार ने ली है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो FIA की रिपोर्ट कहते हैं 2 हफ्तों में आएगी और उसकी रोशनी में हम तय करेंगे कि जुडिशल कमीशन फॉर्म करना है या क्या कार्रवाई करनी है, बरतानिया से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लेनी है या नहीं लेनी है। वफाक कितना बड़ा स्टैंड ले सकता है इस इशू के ऊपर? नदीम साहब, अगर तो वज़ीर दाखिला कोई और होते तो मैं शायद इतना क्लियर ना होता ये बात कहने में, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान के बतौर वज़ीर दाखिला जो हमारी हुकूमत में माजी में भी उनके इक़दाम रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ रही हैं, और जिस तरह वो जो बात करते हैं उसके ऊपर जिस तरह वो खड़े होते हैं, अगर आप सारी वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें और जितना मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, तो मैं ये बात बिल्कुल वसूख से कहता हूँ कि जो बात उन्होंने की है उस पर वो बिल्कुल पैरा देंगे, अमल दरामद होगा इंशाअल्लाह। और सबसे अच्छी जो बात उनकी ये है कि वो कोई प्रेशर नहीं लेते, जो भी फैक्ट्स होंगे वो किसके हक़ में हैं, किसके ख़िलाफ़ हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इन तमाम जैसे रिपोर्ट आएगी तो कौम के सामने रखें रिपोर्ट, बिल्कुल। अगर उन्होंने ये बात की है तो ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल होगा। और हम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। डॉक्टर, कल कराची के अंदर तो इतना कुछ हो रहा है, आप दूर हैं शायद कराची से, आपके पास तो ढेर खबरें होंगी। आजकल क्या बनने जा रहा है कराची में? मेरे पास ज्यादा खबरें नहीं है, मैं बदीन में हूँ, कराची से दूर हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है मुझे ये यकीन है कि ये पाकिस्तान की बेहतरी में हो रहा है और पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए कि अब कौम बाहर निकल रही है। एक कातिल को, पाकिस्तान की तोड़ने करने वाली कोई बातें जो करता था इंडियन एजेंट, अब उसके खिलाफ उनके अपने लोग मुंह खोल रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का वो टाइम है। और मैं तो कम से कम इस खुशी को बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो जो 5 साल पहले मैंने बात की थी वो आज सच साबित हो रही है उन्हीं के मुंह से जो 27-28 साल के उनके साथी हैं। मिर्जा साहब, आपका क्या राय है मुस्तफ़ा कमाल के मुतल्लिक? मुस्तफ़ा कमाल इज ए डिफरेंट मैन, वो आपको फ़र्क लगते हैं या वैसे ही लगते हैं? देखिए, मैं अपने मिनिस्ट्री के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस था 3.5 साल का, तो मुस्तफ़ा कमाल पे डायरेक्टली कोई भी क्राइम रिलेटेड केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को मरवा दिया या किसी को मार दिया, इस तरह की चीज नहीं थी। छोटी छोटी बातें सामने आती थी, प्लॉट्स जमीनों के, जो कि गालिबन बकौल उनके कि वो उनकी ड्यूटी में शामिल था एज मेयर, तो उसके अलावा कोई ऐसी एलिगेशन नहीं थी। और क्या ये राय आप अनीस कायम खानी के लिए भी देंगे? नहीं, आई एम सॉरी, क्योंकि अनीस कायम खानी का नाम तकरीबन हर हीनियस क्राइम के पीछे लिया जाता था, झूठा या सच्चा वो आई कांट से, क्योंकि वो कभी पकड़े नहीं गए, कभी ट्राई नहीं हुए। अब अगर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली और कोर्ट्स में वो केस ले जाया जाए तो फिर पता चल सकता है कि वो क्लीन है या झूठी एलिगेशन है या सच्ची थी। अच्छा, 2 और मुअज़्ज़ज़ लोग जो है उन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी को, 3 लोगों ने किया, लेकिन 2 के मुतल्लिक मैं नाम लेकर राय पूछता हूँ। अभी मेरे साथ मौजूद हैं वसीम आफ्ताब और डॉक्टर सगीर ने डे बिफोर यस्टरडे। इन दोनों के मुतल्लिक एज होम मिनिस्टर आपके नॉलेज में क्या चीज़ें आई? देखिए, ये जो दूसरे MPA साहब ने ज्वाइन किया है उनको मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे साथ गालिबन असेंबली में नहीं थे, जो मुझे याद। मैंने उनका पूछा भी नहीं, डॉक्टर सगीर का पूछा और वसीम आफ्ताब का पूछा। डॉक्टर सगीर जो है वो बहुत मतलब है कि कमिटेड MQM के वर्कर थे। मेरे साथ जब वो असेंबली में थे, बड़े कमिटमेंट से अपनी पार्टी को और अपने लोगों को वो डिफेंड करते थे। क्रिमिनल एक्टिविटीज में जीरो, उनका कहीं नाम मेंशन नहीं होता था। बाकी एज मिनिस्टर कहीं कुछ कोताहियां अपने मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज में हो सकती हैं, वो बात। और वसीम आफ्ताब को मतलब एक वो हार्ड वर्कर था MQM का, और बड़ी ईमानदारी से वो अपनी तंजीमी ड्यूटियां
अदा करते थे और 9-0 को संभाला हुआ था। तो मिर्जा साहब आपने तो बकायदा यहाँ क्लीन चिट दे दी जी, सर्टिफिकेट जारी कर दिया आपने, तो इन लोगों की इतनी तारीफें कर दी, इनको तो आपको दावत देनी चाहिए, खाने पे बुलाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल दावत देने के लिए तैयार हूँ। जो होगा, जो क्रिमिनल होगा, मैंने तो क्लीन चिट मुस्तफा कमाल के साथ खाना खाने पे आपको कोई इतराज नहीं, आप राजी हैं उनके साथ दावत में शामिल होने पे? उनको बुलाने तो दें, दावत तो देने दें। मैं खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ उनको, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, इससे पहले कि आपको खुदा हाफिज करूँ। रेंजर्स ने आपसे सवाल जवाब किया, उसके बाद और लोगों से भी सवाल जवाब वो कर रहे हैं और करने वाले हैं। आपके पुराने जिगरी यार आसिफ अली जरदारी साहब अमेरिका में बैठे हैं, ये क्या बनेगा? ये जो आपका सवाल जवाब था उसके बाद क्या निकलेगा इसमें से? सबसे ज्यादा सवाल जवाब जबान से और डंडे से आसिफ जरदारी से किए जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपकी बात पूरी सुन नहीं पाया, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कान में चीखो पुकार कर रहे हैं कि निसार मुराय के गिरफ्तार होने की खबर है इस्लामाबाद से। जी जी बिल्कुल, हमने भी सुनी है। यहाँ मैं बदीन में हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी इधर इलेक्शन है 15 तारीख को, उसके वर्क में हूँ, तो लेकिन मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन आई है, जिन्होंने टीवी देखा है, कि निसार मुराई अरेस्ट हो गए हैं। तो उज़ैर बलोच और निसार मुराई ये क्या पैगाम लाएंगे? सिंध हुकूमत तो हिल जाएगी इससे। सिंध हुकूमत को इससे कई महीने पहले हिल जाना चाहिए था और घर चले जाना चाहिए था, लेकिन जैसी वो हुकूमत सोई हुई है वो डिसीजंस भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है निसार मुराई के अरेस्ट होने की। लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई बड़ा झाड़ू फिरने वाला है? यहाँ छोटे झाड़ू से भी काम चल जाएगा। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की कम अज कम हालत ऐसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा साहब। वसीम आफ्ताब साहब, आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया जी, उन्होंने कहा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छे आदमी। चले सर, आपको भी मुबारकबाद है अगर उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन बाद में समझता हूँ कि बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं जो एमक्यूएम के बारे में उस वक़्त जो फैलाई गई थी, उसमें से बहुत सारी सदाकत भी और बहुत सारा गलत भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब सच है और सब गलत नहीं, इसके अंदर इसको बिल्कुल सच तक पहुँचने की ज़रूरत है। उस सच तक पहुँचने की ज़रूरत है कि जो सच बहुत कड़वा है, और हमारा अलमिया ये है कि हम उस कड़वे सच तक नहीं पहुँचना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का सच उठाना चाहते हैं। हमारी तारीख़ ये रही है कि हमने इस पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में उस सच को उठाया जिससे मेरे मफादात मुतासिर ना हों। जहाँ मेरे मफादात मुतासिर होंगे उस सच को मैं चाहता हूँ कि अंडर द कारपेट दबा दिया जाए। तो मैं भी ये कहूँगा कि खुदा अच्छा, एक आपसे वसीम आफ्ताब साहब ज़ाती सवाल भी आपसे पूछ लूँ। कुछ अर्सा पहले खबरें छपी थी घोस्ट एम्प्लॉयज़ के हवाले से, मेरे पास एक पे स्लिप की कॉपी है जिस पे हमाद सिद्दीकी का नाम लिखा हुआ है, और उसी खबर के साथ दूसरा नाम जो है वो आपका लिखा हुआ है कि वसीम आफ्ताब भी घोस्ट वर्कर थे। ये क्या कहानी है? भाई मैं घोस्ट वर्कर तो डेफिनेटली वो, भाई मैं जब रहा ही नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने 3 साल पहले एमक्यूएम छोड़ दी थी, जब मैं शहर में रहा ही नहीं, मैं अगर अपनी सैलरी क्लेम कर रहा हूँ तो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि भाई आप तो घोस्ट थे। आप भाई मैंने तो, अगर इस घोस्ट पीरियड में मैंने कोई सैलरी ली हो, जब मैंने छुट्टी अप्लाई की है, जब उसके बाद अगर कोई मैंने सैलरी ली हो तो आप मुझे बताएं। घोस्ट एम्प्लॉय तो मैं क्योंकि कब से सैलरी लेनी बंद की? तो भाई कब से सैलरी लेनी बंद की? एग्जैक्टली तारीख याद है? नहीं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अब मैं तो, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना कि हमने तो जदीद वक्त को ललकारा है सर। ये लेकिन अगर पिछले 3 साल में आपने तनख्वाह ली होगी तो वो तनख्वाह वापस करेंगे? नहीं, वो जिस पीरियड में मैं रहा हूँ उस पीरियड की तो तनख्वाह लेंगा ना, या उसको अगर आप कहते हैं तो पाकिस्तान पे कुर्बान कर दूंगा। आप बोले वापस कर दे दूंगा, कर दीजिए। जिस पीरियड में मैं रहा हूँ, जिस अरसे में आप कहते हैं कि मैं 3 साल में या मैं घोस्ट एम्प्लॉय नहीं रहा। देखिए मैं घोस्ट एम्प्लॉय नहीं रहा, जब तक मैं जॉब करता रहा। जब मैं चला गया पाकिस्तान से उस वक्त के बाद उन्होंने कर दिया। कब गए? फिर तो शाह की जो मर्जी है, जो शाह की, भाई मैं वो अब ये बीच में आता, जब मैं चला गया था, बीच में कई दफ़ा गया हूँ, मुल्क से बाहर चला गया, जब मैंने देखा कि माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, मेरे साथ प्रॉब्लम। कोई कट ऑफ डेट मुझे बता दें जिसके बाद आपकी तनख्वाह जायज़ नहीं बनती, वो कट ऑफ डेट बता दें, हम उसके बाद से आपसे तवक्को रखेंगे कि उसके बाद की सैलरीज आप वापस कर दें। कोई कट ऑफ डेट दे दें, 12 की दे दें, 13 की दे दें, बताएं तो सही कि ये तारीख है, इसके बाद मैं नहीं। अरे अपना नदीम मलिक भाई, पाकिस्तान पे तो ऐसी 10 सैलरी कुर्बान कर दूंगा, अगर नहीं भी है तो बोल दें आप, मैं पहुंचा दूंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि मैं सुबह करिएगा, हम इसकी खबर चलाएंगे, सुबह करिएगा, हम इसकी खबर चलाएंगे। जी नहीं, मुझे बता दें, मैं कह रहा हूं कि मैं तो आज इस शहर के अंदर बाहर निकला हूं,
मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है, क्या किया गया है। तो अब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। वापस करनी है, मैंने तो नहीं करनी। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपका नाम घोष वर्कर में शामिल है और जिस डेट में आप कहते हैं कि आप यहाँ नहीं थे उसकी आप सैलरीज वापस कर दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बता दें कि मुझे उन्होंने मुझे डिक्लेयर कब किया है घोस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं कर दूंगा बिल्कुल। चले इमरान इस्माइल साहब, एक फ़ोन कॉल लगाइएगा सुबह, आप इनको, हमारे दोस्त हैं वसीम आफ्ताब साहब, आप इनको इतला दीजिएगा कब से ये घोस्ट वर्कर करार पाए थे, तो इनकी वो बाकी सैलरीज लेके जमा करवाइएगा। ये कराची में आप हैं, ये जिम्मेदारी आपके साथ ठहरी। वसीम ये मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए कि वसीम आफ्ताब मेरा बहुत प्यारा दोस्त है एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, और ये गायब हो गया था पिछले 2 साल से और अब नमूदार हुआ है। तो ये आज ये टीवी पर नज़र आए मुझे, तो मैंने इनकी खबर लेनी है वैसे भी कि किधर गायब हो गए थे। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं आपको नदीम भाई कि मैं काफ़ी अरसे से जानता हूं इनको, और ये इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि शरीफ आदमी है, बाकायदा शरीफ आदमी। और कई बार इस्माइल साहब इनके हिस्से के पैसे आप जमा करवा दीजिएगा। देखें जो भी गैर कानूनी काम है, भले आदमी है, वो ठीक है, कानूनी काम तो गैर कानूनी होता है ना, वो ठीक है। लेकिन मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ, मुझे ये तो नहीं पता था कि वो गोस्ट वर्कर हैं कि नहीं, वो ये तो ये बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने रीड किया, मैं अपनी रीडिंग बता सकता हूँ कि ये शरीफ आदमी है, और ये इतने शरीफ आदमी है कि कई बार मैं इनसे, ये सामने बैठे हैं, मैं इनसे कई बार सवाल करता था कि यार तुम MQM में कर क्या रहे हो, तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे। और ब्रेक ले लें, मैं ब्रेक के बाद कोशिश करूँ वो पे स्लिप की कॉपी दिखाता हूँ जो मेरे पास अभी है, वो हमारे सिद्दीकी की भी है और शायद इनकी भी मिल ही जाए मुझे। मैं अभी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, लास्ट सेगमेंट है, अब कुछ हल की तरफ भी चलें। इल्ज़ामात तो ढेर सारे हैं और कागज़ पत्तर भी काफ़ी सारे मार्केट में मौजूद हैं। अब आप करेंगे क्या, सरकार क्या करेगी? ये रिपोर्ट लेके पार्लिमान में जाएंगे, हाउस में टेबल करेंगे, क्या करेंगे? कोई फैसला करें ना इसके ऊपर। देखें, एक तो ये है कि बासियत गवर्नमेंट मलिक साहब, हम बड़ा एक ज़िम्मेदाराना तरीके से चल रहे हैं, और हम इस सारी सूरत हाल को जो MQM की अंदरूनी एक नज़र आती है कि उनके अपने लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ है, या बकौल जिस तरह वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि MQM की अंदरूनी सूरत हाल से तंग आके उनकी ज़मीर की आवाज़ पे वो सामने आए हैं और वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ इसमें ज़मीर की आवाज़ अभी क्यों आनी शुरू हुई है ना, मौलाना फजलुर रहमान वाले वो जनरल, मैंने आपको बिल्कुल ये बात की ना, जिसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। इससे पहले अगर ये सारी बातें उनके सामने होती रही और वो खामोश रहे, और अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि उसके ज़मीर को उन्होंने बेदार किया और वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे तो हुकूमत हम समझते हैं कि हमें इन वाक़यात से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वाक़यात के साथ साथ चलना चाहिए, और उसके साथ जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो एंटी स्टेट होती हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में जिनका नाम आप कह सकते हैं आता हो, उन एलिगेशंस का, उनके लिए कमेटियों की भी ज़रूरत नहीं होती। हुकूमतें, हमारी एजेंसीज़, वो इनके ऊपर बराबर काम कर रही होती है। एग्जीक्यूटिव मस्ट टेक इसमें आपकी एजेंसी, हमने आप लिया है, रिपोर्ट लें और एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर एक्शन लें, या वो सियासी जमात है उसको क्लियर कर दें ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम ना रहे। ये लाजिम नहीं है कि यहाँ हुकूमत आगे टीवी के ऊपर जब आपको बात करेगी जी हम कर रहे हैं, तो उसी वक्त ये कार्रवाई शुरू होगी। ये कार्रवाइयाँ साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन अब जो फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी जो निसार अली खान ने बनाई है वज़ीर दाखिला ने, उसकी रिपोर्ट पूरी कौम से शेयर होगी जैसे उन्होंने कहा है इंशाल्लाह। अच्छा वसीम आफ्ताब साहब, एक पे स्लिप तो हम अभी स्क्रीन पे डाल रहे हैं, तो बाकी आपको कोशिश करेंगे मिल जाएगी तो आपको भी भेज देंगे। तो लेकिन कल आपसे हम तवक्को रखेंगे कि इसके ऊपर आप अपनी भी पोजीशन वाजे करें। ज़मीर की आवाज़ आई है तो मुकम्मल तौर पर सफाई होनी चाहिए ना, माजी में अगर कोई गलत काम किया था तो वो उसको साफ कर दें। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे एक मौका दे दें, एक शेर बताता हूँ कि बने हैं शाह का मसाइब फिरे है इतराता, बने हैं शाह का मसाइब फिरे है इतराता। बात दरअसल ये है कि जब मैंने MQM छोड़ी और जब मैं जा सकता था गया, उसके बाद मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मैंने कहा कि जब शाह से इंसान टक्कर लेता है तो फिर ये सारी चीज़ें तो होती, उन्होंने कुछ नहीं कर सकते तो मुझे गोस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर कर दिया। बट लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा है कि मैं जो मैंने लिया मैं वो भी देता हूँ पाकिस्तान के नाम पर। ये पाकिस्तान के नाम जो मैंने दिखाई अभी आप वाली नहीं है मेरे पास। इस्माइल साहब, नदीम साहब आप क्या कहेंगे? ये सब लोग जो हैं, जी आप बात पूरी कर लीजिए पहले, वसीम साहब कर लीजिए बात पूरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक सैलरी क्या पाकिस्तान के नाम पर अपनी पूरी जो भी मेरा पैसा है मैं पाकिस्तान के नाम पर देता हूँ, आज ऐलान करता हूँ, जाएँ जो मेरा पैसा है वो ले लें पाकिस्तान के नाम के ऊपर, जाएँ और मुझसे जिस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है आप भेज दें, मैं सिग्नेचर करके भेज देता हूँ।
सारी अथॉरिटी आपको दे देता हूं, जिसको जिस जरूरत आप सिर्फ सिंध हुकूमत में वो जमा करवा दीजिएगा, मुझे क्या जरूरत है साइन अरे आप, अरे मुझे नहीं पता ना सिंध हुकूमत कहाँ खर्च करेगी। सिंध हुकूमत पे तो खुद इतने क्वेश्चन मार्क हैं, आपको दे रहा हूँ, आप किसी जरूरतमंद को दे दिएगा। इमरान इस्माइल साहब नहीं, वो वफाक का पैसा है जी, खजाने का पैसा है, वो सिंध हुकूमत का पैसा है, वो किसी का और पैसा नहीं। नदीम साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ये ज्वाइन करता जा रहा है ना, इस तरफ एमकेएम को छोड़ता है, उस तरफ जाता है, तो फ़ौरन एक उसका आ जाता है कच्चा चिट्ठा कि जी ये तो ग्रेड 18 के अफसर थे। मुस्तफ़ा कमाल का है कि टेलीफोन ऑपरेटर थे, इनका आया कि जी ग्रेड 18 के अफसर थे। इस्माइल साहब, मैं थोड़ा सा कतला कलामी होगी, मैं वसीम आफ्ताब साहब की कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जिस अरसे में ये कहते हैं कि हम पे दबाव था या एमकेएम का हम हिस्सा थे, उस वक्त के ये वाक़यात हैं, तो अब आपने आपको साफ भी तो कर लें, उसमें तो कोई बुराई नहीं। मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको साफ कर लें। नहीं बिल्कुल करना, मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं इनको डिपेंड नहीं कर रहा। जी बताइए। मेरी आपकी टीवी के प्रोग्राम तवस्सुत से एमकेएम से गुजारिश है कि 10 नाम ऐसे बता दें जिनको एमकेएम समझती है कि क्लीन है और अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये मामला ये है कि ये आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, दूसरे से बात नहीं करते, कर नहीं सकते। फारूक सत्तार साहब को दूसरे का नहीं पता, दूसरे को उनका नहीं पता, और जैसे ही वो छोड़ के जाते हैं तो पीछे से एक ट्वीट आ जाती है या एक चीज़ आ जाती है कि जी ये बंदे की खसलेत है, ये पहले ग्रेड 18 का अफसर था, फिर इसको निकाल दिया गया था चाइना कटिंग के ऊपर। मुझे वो बता दें कौन सा बंदा चाइना कटिंग पे नहीं निकला। पूरी की पूरी राब्ता कमेटी अल्ताफ भाई ने तोड़ी चाइना कटिंग के ऊपर कि जी सारे के सारे चाइना कटिंग करते हैं, तो उसमें कौन था? मुझे इससे 10 आदमी अगर नाम दे दें एमकेएम कि जी ये 10 हमारे टॉप लीडरशिप है और ये 10 जो है ये बेहतरीन लोग हैं, इनके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, नहीं दे सकते, बिकॉज़ उनको आज उनको भरोसा अपने लोगों पे नहीं है। कमाल इन लोगों ने किया है, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, एक कमाल इन लोगों ने किया है कि जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्तफ़ा कमाल ने, एक तो एमकेएम शदीद दबाव का शिकार है, बंदे ढूंढ रही है कि कौन सा उनके साथ शामिल होने वाला है, और दूसरा उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल ने बोला कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, तो पूरी सिंध हुकूमत और पूरी एमकेएम झाड़ू लेकर कराची साफ कर रही है। वैसे थोड़ा सा क्रेडिट आलमगीर को भी दे दें इसमें, फिक्सेड वाले को थोड़ा सा गटरों के ढक्कन का क्रेडिट उसको दे दें। जबरदस्त, आलमगीर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आलमगीर जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, खुश रहिए वसीम आफ्ताब साहब, आप भी, इमरान इस्माइल साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ शामिल हुए। आज हमारे वो मेहमान सरफराज मर्चेंट साहब भाग गए हैं, वो किसी वकील से मशवरा कर रहे हैं, पूछ के बात करेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल में चौधरी निसार की उस कमेटी से डर गए हैं कि अब क्या बनने वाला है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।